तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टीम पावर प्लांट। तो व्हाट इज ए स्टीम पावर प्लांट? स्टीम पावर प्लांट converts chemical energy of fuel into electrical energy by generating steam in the boilers, then expanding it into turbine and converting the mechanical energy obtained from the turbine into electrical energy with the help of a generator, electrical generator। ठीक है, तो स्टीम पावर प्लांट क्या होता है? जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसको कन्वर्ट करने के लिए वो सबसे पहले वाटर से स्टीम बनाता है बॉयलर में। तो वाटर को पहले एनर्जी देके उसको स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है बॉयलर में, और उसके बाद उस स्टीम के पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को यूज किया जाता है टरबाइन में बाय एक्सपेंडिंग द स्टीम, और टरबाइन से जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ ए इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ठीक है, तो दैट इज ए स्टीम पावर प्लांट। लेकिन अगर इस स्टीम पावर प्लांट की डेफिनेशन में हम सिर्फ इतना ही लिखें कि कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये जो डेफिनेशन है वो सही तो होगी लेकिन वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। इनकम्प्लीट डेफिनेशन होने का क्या मतलब है कि कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा हो तो रहा है स्टीम पावर प्लांट में, लेकिन साथ ही साथ जो डीजी सेट्स हैं जिनको हम डीजल जनरेटर्स बोलते हैं उसमें भी ये डेफिनेशन फिट हो जाएगी, क्योंकि वहां पे भी डीजल एक फ्यूल है जिसके पास केमिकल एनर्जी है और वो उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो डीजी सेट यानी कि डीजल पावर प्लांट के लिए भी फिर ये जो डेफिनेशन है वो सही हो जाएगी। इसलिए हमें इसमें बाद वाला जो पार्ट है वो ऐड करना पड़ेगा इस डेफिनेशन में कि वो केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट तो करता है, लेकिन कैसे करता है? बाय जनरेटिंग स्टीम इन द बॉयलर एंड देन एक्सपेंडिंग द स्टीम इनटू द टरबाइन, and then energy, mechanical energy produced by the turbine is converted into electrical energy in a electrical generator। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन का जो सेकंड वाला पार्ट है, ये दोनों पार्ट इसमें ऐड करनी जरूरी है स्टीम पावर प्लांट की डेफिनेशन में। तो यहाँ पे देखो एक बॉयलर है, तो बॉयलर में सबसे पहले क्या होता है? बॉयलर में वाटर से स्टीम कन्वर्ट होती है। तो बॉयलर में एंट्री किस किस की होगी? पहले वाटर की एंट्री होगी और साथ में साथ फ्यूल की भी एंट्री होगी और साथ ही साथ एयर की भी एंट्री होगी, क्योंकि फ्यूल को बर्न होने के लिए एयर की भी जरूरत पड़ती है। तो एयर और फ्यूल कंबशन के लिए इसमें एंटर करेंगे और वाटर स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए बॉयलर के अंदर एंटर करेगा यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा? फ्यूल का कंबशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी ट्रांसफर की जाएगी वाटर को, और वाटर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद वो स्टीम जाएगी फिर टरबाइन पे। तो एग्जिट में क्या क्या आएगा? जो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ है वो बाहर जाएगा, और जो एयर और फ्यूल जो फ्यूल का कंबशन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर वो कन्वर्ट हो जाएंगे एग्जॉस्ट गैसेस में, तो वो एग्जॉस्ट गैसेस भी बॉयलर से बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो एंट्री में होगा वाटर और एयर प्लस फ्यूल, और एग्जिट में होगा स्टीम और जो गैसेस हैं एग्जॉस्ट गैसेस वो बाहर निकलेंगे। उसके बाद जो स्टीम जाएगी टरबाइन में स्टीम का एक्सपेंशन होगा, और स्टीम का टरबाइन में एक्सपेंशन होने के बाद वो स्टीम जाएगी, जो बची हुई एनर्जी है उसकी स्टीम की वो जाएगी कंडेंसर में, और कंडेंसर में वो स्टीम कंडेंस होके वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और एक पंप के थ्रू उस वाटर का प्रेशर इंक्रीज करके वापस से बॉयलर में सर्कुलेट कर दिया जाएगा। देन जो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट होगी बाय द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम, तो स्टीम को एक्सपेंड करने से उसकी जो एनर्जी थर्मल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ दिस स्टीम टरबाइन। जो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होने के बाद टरबाइन के एग्जिट पे हमें मिलेगी, ये टरबाइन की शाफ्ट पे जो मैकेनिकल एनर्जी हमें मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ रोटरी मोशन, उसी शाफ्ट के साथ डायरेक्टली हमारा ये बीच में कपलिंग बनी हुई है, तो उसी शाफ्ट के साथ यहाँ पे एक कपलिंग के थ्रू अटैच होगा एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर। तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करेगा? टरबाइन की जो रोटेटिंग एनर्जी है, जो मैकेनिकल एनर्जी है, उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, एंड देन जो कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिली यहाँ पे, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें सप्लाई करती जाएगी ग्रिड सिस्टम को, और फिर वहां से आगे चली जाएगी वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन उसको फिर ग्रिड सिस्टम में ले जाके आगे ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो दैट इज अबाउट द स्टीम पावर प्लांट।
नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट जो है वो दो तरह के होते हैं। पहले तो होते हैं सेंट्रल स्टेशन। सेंट्रल स्टेशन क्या है? जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है जो कन्वर्ट हो रही है, ये जो स्टीम पावर प्लांट से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है वो यूज की जाती है फॉर जनरल सेल पर्पस टू कस्टमर्स। मतलब जो हाउस होल्ड कस्टमर्स हैं, ये जो इंडस्ट्री कस्टमर्स हैं, वहां पे डायरेक्टली सेल के लिए अवेलेबल होती है जो सेंट्रल स्टेशन में इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन होता है। और इस तरह के जो स्टीम पावर प्लांट होते हैं वो जनरली कंडेंसिंग टाइप होते हैं। कंडेंसिंग टाइप मतलब जैसे पावर प्लांट्स हमने अभी तक स्टडी किए हैं। कंडेंसिंग टाइप का मतलब होता है कि उसमें स्टीम को कंडेंस करके वापस वाटर में कन्वर्ट किया जाता है और उस वाटर का प्रेशर इंक्रीज करके वापस से साइकिल में सर्कुलेट किया जाता है। तो कंडेंसिंग टाइप का मतलब होता है क्लोज साइकिल में काम करते हैं। क्लोज साइकिल में वाटर जो है वो सर्कुलेट करता रहेगा, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होकर बॉयलर में वहीं पे सर्कुलेट करता रहेगा और फिर कंडेंसर में वो वापस से वाटर बन के फिर से पूरी की पूरी साइकिल रिपीट होती रहेगी। तो कंडेंसिंग टाइप जिसमें कंडेंसर यूज होता है और वो एक क्लोज साइकिल होती है, तो दैट इज द कंडेंसिंग टाइप स्टीम पावर। ठीक है, तो समझ में आ गया। सेंट्रल स्टेशन क्या होते हैं? जिनका पावर प्रोडक्शन जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है वो सेल के लिए मतलब कस्टमर्स के लिए बनाई जाती है। दूसरे होते हैं इंडस्ट्रियल पावर प्लांट्स या इंडस्ट्रियल पावर स्टेशन। तो इंडस्ट्रियल पावर स्टेशन क्या होते हैं? वो जनरली किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा रन किए जाते हैं और उसमें जो पावर स्टीम पावर प्लांट से जो पावर मिलती है वो उसी कंपनी के अपने यूज के लिए होती है, उसको सेल नहीं किया जाता है बाहर। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर केस में हो भी सकता है कि अगर कोई बहुत बड़ी यूनिट है और पावर जनरेशन बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि वो आसपास में या आसपास की कॉलोनीज में उसको सेल कर दें, लेकिन इसका मेन पर्पस जो है वो अपने ही यूज के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना होता है। ठीक है, ये जो होते हैं वो जनरली नॉन कंडेंसिंग टाइप होते हैं। नॉन कंडेंसिंग टाइप का मतलब होता है कि उसमें कंडेंसर यूज नहीं होता। कंडेंसर यूज नहीं होगा तो साइकिल कैसी हो जाएगी? ओपन साइकिल हो जाएगी। कंडेंसर यूज ना होने का मतलब क्या है कि जो स्टीम टरबाइन से एक्सपेंड होगी, जो स्टीम टरबाइन से एक्सपेंड होगी उस स्टीम को हम कंडेंसर में नहीं लेके जाएंगे कंडेंस करने के लिए, बल्कि उस स्टीम को हम सप्लाई कर देंगे आगे। एक्चुअली उस स्टीम की रिक्वायरमेंट के वजह से ही वो पावर प्लांट वहां पे रन किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किसी प्रोसेस के लिए हमें स्टीम की रिक्वायरमेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक बॉयलर लगाना पड़ेगा जिसमें हमें स्टीम बनानी पड़ेगी उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। तो जब हम बॉयलर लगा ही रहे हैं और स्टीम को प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, लेकिन वहां पे जो स्टीम की जरूरत होगी वो लो प्रेशर स्टीम की जरूरत होगी। ठीक है, तो उसके लिए लेकिन बॉयलर, क्योंकि स्टीम अगर हमें बनानी है तो बॉयलर तो हमें चाहिए होगा। तो जब हम बॉयलर लगा ही रहे हैं लो प्रेशर स्टीम को जनरेट करने के लिए, तो क्यों ना जब हम स्टीम जनरेट कर रहे हैं तो उसको हाई प्रेशर पे जनरेट कर लें और पहले उस स्टीम को किसी जो भी जहां पे भी उसकी रिक्वायरमेंट है किसी प्रोसेस में वहां पे पहुंचाने से पहले एक टरबाइन में उसका एक्सपेंशन कर लें, तो हमें पावर भी मिल जाएगी और हमारी जो स्टीम की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि बॉयलर तो अल्टीमेटली हमें लगाना ही है। तो चूंकि हमें किसी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में स्टीम की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम उस स्टीम को जनरेट करने के लिए बॉयलर सेटअप कर रहे हैं और जब बॉयलर सेटअप कर ही रहे हैं तो फिर हम उसमें एक टरबाइन भी लगा लेते हैं और उससे बना लेते हैं एक स्टीम पावर प्लांट। तो जो इससे फायदा क्या होता है कि बॉयलर में जो हाई प्रेशर स्टीम जनरेट हो रही है पहले हम उसको टरबाइन पे एक्सपेंड कर लेते हैं और उसका प्रेशर डाउन हो जाता है, एंड देन उस लो प्रेशर स्टीम को जहां पे भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका एडवांटेज होता है कि दोनों पर्पस के लिए काम हो जाता है। यहाँ पे जब स्टीम जनरेट करनी है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी हो गया और जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी यूज करना था वहाँ पे यूज भी हो गया। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली फ्रेश वाटर की सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि साइकिल ओपन है। तो चूंकि साइकिल ओपन है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो कंडेंसर यहाँ पे है नहीं, जो स्टीम है वो आगे सप्लाई हो रही है किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। इसका मतलब बॉयलर में हर बार आपको फ्रेश वाटर की एंट्री करनी पड़ेगी। तो नया जो वाटर सर्कुलेशन है, जो मास फ्लो रेट ऑफ वाटर है वो बहुत ज्यादा इसमें चाहिए होता है, बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो दो टाइप के सेंट्रल स्टेशन होते हैं, दो टाइप के स्टेशन होते हैं पावर प्लांट में, सेंट्रल स्टेशन और इंडस्ट्रियल। सेंट्रल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी सेल करने के लिए बनाए जाते हैं और ये कंडेंसिंग टाइप के होते हैं, इसमें क्लोज साइकिल होती है। और एक दूसरे होते हैं इंडस्ट्रियल पावर स्टेशन, जो कि कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने ही यूज के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए बनाती है और चूंकि उनको स्टीम की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए टरबाइन से स्टीम को एक्सपेंड करने के बाद वो उस स्टीम को कंडेंसर में लेके जाने की बजाय किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में
यूज कर लेते हैं और बॉयलर में फिर से फ्रेश वाटर एंटर करता है। ठीक है, जैसे कि आपकी शुगर इंडस्ट्रीज होती है, तो शुगर इंडस्ट्रीज में ज्यादातर आपको स्टीम पावर प्लांट देखने को मिलेगा, क्योंकि शुगर बनाने के लिए स्टीम की जरूरत पड़ती है और स्टीम जब जनरेट करनी है बॉयलर वहां पे लगेगा ही, तो क्यों ना हम उसको हाई प्रेशर पे जनरेट करके पहले टरबाइन में एक्सपेंड कर लेंगे और उसके बाद उस शुगर को यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्टीम पावर प्लांट जो लगाया जाता है शुगर मिल्स में, उसमें एक और एडवांटेज ये भी होता है कि वहाँ पे फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब फ्यूल की जरूरत तो पड़ती है लेकिन कोल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो शुगर केन के बाद में उसको क्रश करने के बाद में जो उसका सूखा वेस्ट बचता है उसी को बर्न करके उसी की एनर्जी को यूज कर लेते हैं बॉयलर। ठीक है, तो ये उसका एडवांटेज होता है। उसके बाद देखते हैं लेआउट ऑफ स्टीम पावर प्लांट। जो पूरे का पूरा स्टीम पावर प्लांट है उसको हमने 4 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है और उन 4 पोर्शंस को हमने अलग अलग सर्किट में डिवाइड कर दिया है। जैसे पहला जो सर्किट है उसको हम बोलते हैं वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट, मतलब वाटर कहाँ कहाँ पे फ्लो कर रहा है, वाटर या स्टीम कहाँ कहाँ पे फ्लो कर रही है, दैट इज द वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट। तो पहले वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो किसी जो पावर प्लांट्स होते हैं वो जनरली किसी रिवर या कैनाल के पास में लगाए जाते हैं, क्योंकि स्टीम पावर प्लांट के लिए वाटर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो रिवर से पहले हम वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब चूंकि वो पानी तो ऐसे ही है गंदा सुंदर सा, तो पहले हम उसको एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लेके जाते हैं, क्योंकि देखो अगर वो वाटर को डायरेक्टली हम यूज करेंगे तो उस वाटर में दुनिया भर के टाइप के जो है वो मिनरल्स भी होंगे और दुनिया भर के टाइप की जो इम्प्योरिटीज भी होंगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो मेटल्स हैं जिनके वो कांटेक्ट डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेगा उसमें कोरोजन की प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें सॉल्ट जो है पानी में वो भी चिपकने की उसमें टेंशन हो सकती है, तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसीलिए हम उसको पानी को क्या करते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहले लेके जाते हैं, फिर उसका वाटर का जो ट्रीटमेंट करते हैं, हॉट जो भी उसमें इम्प्योरिटीज हैं जो भी उसमें मिनरल्स हैं वो सब उसमें निकाल दिए जाते हैं। और उसके बाद वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो वाटर हमने निकाला पावर प्लांट के लिए जो सुटेबल है, उसको एक फीड वाटर के थ्रू हम लेके जाते हैं बॉयलर में। ठीक है, बॉयलर में ये फ्लो होता है, पहले इकोनोमाइजर फीड वाटर हीटर इन सब में भी फ्लो होता रहता है वो। तो वो हम पूरी जो रैंकाइन साइकिल है उसमें हम स्टडी कर सकते हैं कि फीड वाटर हीटर में उसका क्या फंक्शन है, इकोनोमाइजर में क्यों लेके जाते हैं उसको, इकोनोमाइजर में उसका और थोड़ा सा पहले ही पानी वाटर को इंक्रीज कर लेते हैं। तो इकोनोमाइजर में जो फ्लू गैसेस एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ पे कम्बशन के बाद बचती हैं उसको इकोनोमाइजर में ले जाके वाटर का टेम्परेचर पहले ही वाटर को पहले ही प्रीहीट कर लेते हैं। उसके बाद बॉयलर में जाने के बाद जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और स्टीम में कन्वर्ट हो जाने के बाद वो जाता है एक सुपर हीटर में, क्योंकि हमें सुपर हीटेड स्टीम चाहिए होती है। सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद वो फिर टरबाइन पे जाता है, उसका एक्सपेंशन होता है, वर्क प्रोड्यूस होता है एंड देन वो जाता है कंडेंसर में। यहाँ पे क्लोज साइकिल है क्योंकि कंडेंसर लगा हुआ है। तो यहाँ पे कंडेंसर में जाने के बाद वो फिर से वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर में कन्वर्ट हो जाने के बाद वापस से वो साइकिल में पंप के थ्रू साइकिल में सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो ये हमारी एक क्लोज साइकिल यहाँ से स्टार्ट होती है। पंप से जो वाटर है वो फीड वाटर और इकोनोमाइजर में होते हुए जाता है बॉयलर में फिर सुपर हीट करते हुए उसको लेके जाते हैं टरबाइन में, देन कंडेंसर में जाता है, उसके वहां पे वो कंडेंस होने के बाद वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और साइकिल। अब देखो बीच बीच में क्या है कि लीकेज की प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं होती रहती है, तो अगर बीच थोड़ा बहुत वाटर लीक होता रहेगा, क्योंकि मास फ्लो रेट क्लोज साइकिल में जो मास फ्लो रेट है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो अगर कहीं पे लीकेज की वजह से मास फ्लो रेट कम हो रहा है तो उस मास फ्लो रेट को कांस्टेंट करने के लिए हम बीच बीच में यहाँ पे रिवर या कैनाल से वाटर को सप्लाई करते रहते हैं जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाद में। ठीक है, तो ये होता है हमारा वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट। उसके बाद आता है कोल एंड ऐश सर्किट। कोल, क्योंकि बॉयलर में वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कोल की रिक्वायरमेंट, फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है और 99% पावर प्लांट्स में जो फ्यूल है वो कोल यूज होता है। अब कोल की एक प्रॉब्लम है कि कोल जलने के बाद में फ्लू गैसेस के अलावा ऐश भी प्रोड्यूस करता है, इसलिए कोल एंड ऐश सर्किट। तो क्या होता है, पहले ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आइदर बाई ट्रक्स और ट्रेन कोल को पावर प्लांट तक पहुंचाया जाता है। फिर कोल को पावर प्लांट तक पहुंचाने के बाद उसको एक कोल स्टोरेज प्लांट में रखते हैं, कोल स्टोरेज यार्ड में रखते हैं, जहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है। फिर उस कोल स्टोरेज यार्ड से उसको जो उसका जो हैंडलिंग सिस्टम है उसके थ्रू उसको कोल हैंडलिंग प्लांट में लेके आया जाता है। देन उसके बाद उस पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, उसमें इम्प्योरिटीज यूज की जाती है, उसको पल्वराइजर में लेके जाते हैं, उसको क्रश किया जाता है, क्रशर होते हैं और उसको एक पाउडर की फॉर्म में बना लेते हैं कोल को।
देन कोल को पाउडर की फॉर्म में बना लेने के बाद में वो जाता है बॉयलर में, और एयर सप्लाई होती है यहाँ पे, उसका होता है कंबशन बॉयलर का, सॉरी कोल का जो है वो कंबशन होता है बॉयलर में। जो हीट प्रोड्यूस होती है वो वाटर को ट्रांसफर कर दी जाती है, उससे स्टीम कन्वर्ट हो जाती है, और जलने के बाद जो फ्लू गैसेस हैं वो बाहर निकल जाती हैं, और जो ऐश है वो उस बॉयलर के बेस में इकट्ठी होती रहती है, और उस बॉयलर के बेस से ऐश को रिमूव करके ऐश हैंडलिंग प्लांट में ले जाया जाता है, और बाद में उसको फिर डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा कोल एंड ऐश सर्किट, जिसमें पहले ट्रांसपोर्टेशन से कोल लेके आया जाता है, इधर बाई ट्रक और ट्रेन, देन उसको एक स्टोरेज यार्ड में रखा जाता है, देन कोल हैंडलिंग प्लांट में जाता है, देन उसके बाद में उसको क्रशर, पल्वराइजर, ये सब होते हैं, फिर बॉयलर में उसका कंबशन होता है, अब फ्लू गैसेस निकल जाती हैं, जो ऐश होती है वो ऐश हैंडलिंग प्लांट में लेके जाई जाती है स्टोर करने के लिए, और उसके बाद में उसको डिस्पोज कर देते हैं। तो ये दो सर्किट है, वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट, और उसके बाद है कोल एंड ऐश सर्किट। उसके बाद दो सर्किट और हैं, एयर एंड गैस सर्किट एंड कूलिंग वाटर सर्किट। तो एयर एंड गैस सर्किट में जैसे मैंने बताया कि कोल कोई भी फ्यूल है उसको बर्न होने के लिए एयर की जरूरत तो पड़ेगी, तो बॉयलर में अगर हम कोल को एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं तो उसके बर्न करने के लिए हमें एयर की जरूरत पड़ेगी, और एयर कहाँ से आएगी, एटमॉस्फेयर से आएगी। तो यहाँ से जो पर्पल कलर में आपको दिख रही है, यहाँ से एटमॉस्फेयर से ही एयर आ रही है। एयर बॉयलर में एंटर करने से पहले जाती है एक एयर प्री हीटर में। एयर प्री हीटर में क्यों जाती है, क्योंकि एयर प्री हीटर में एयर को हम पहले से ही थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, पहले से ही थोड़ा सा उसको प्री हीट कर लेते हैं। और प्री हीट करते कैसे हैं, कंबशन, एयर का फ्यूल का कंबशन होने के बाद जो फ्लू गैसेस निकलती हैं उससे हम उसको प्री हीट कर लेते हैं। तो एयर प्री हीटर में जाती है, पहले से प्री हीट हो जाती है, प्री हीट होने के बाद में वो जाती है बॉयलर में। बॉयलर में जाने के बाद वो कोल एज ए फ्यूल उसको बर्न करने में हेल्प करती है, और उसका कंबशन होने के बाद जो फ्लू गैसेस हैं, एयर और कोल, यहाँ पे कंबशन होने के बाद जो फ्लू गैसेस है वो निकलती हैं। वो फ्लू गैसेस बॉयलर से बाहर जाने के लिए बाद सबसे पहले जाती हैं सुपर हीटर में। जो वाटर स्टीम बॉयलर से निकल रहा है उसको पहले सुपर हीट करेंगे, उसके बाद उसमें जो एनर्जी बची रहेगी उसको लेके जाएंगे इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर में जो वाटर सर्किट था उसमें हमने देखा था इकोनोमाइजर, तो वहाँ पे वाटर सर्किट में क्या है, इकोनोमाइजर में क्या होता है कि वाटर को पहले से ही हम प्रीहीट कर लेते हैं बॉयलर में लेके जाने से पहले, और उसके बाद बॉयलर इकोनोमाइजर के बाद वो जाती हैं फिर एयर प्रीहीटर में, जहाँ पे जो फ्रेश एयर बॉयलर में आ रही है कोल के कंबशन के लिए उसको प्रीहीट कर लिया जाता है, एंड देन उसके बाद एक चिमनी के थ्रू उसको बाहर एटमॉस्फेयर में डिस्पोज कर दिया जाता है एट ए पर्टिकुलर हाइट। तो चिमनी के थ्रू एट ए पर्टिकुलर हाइट उसको फिर डिस्पोज कर दिया जाता है। उसके बाद है हमारा कूलिंग वाटर सर्किट। कूलिंग वाटर सर्किट में क्या है, देखिए जब क्योंकि जो स्टीम है उसको एनर्जी ऐड की गई उसमें बॉयलर में, और उसका एक्सपेंशन हो गया है टरबाइन में, तो टरबाइन में उसका प्रेशर टेम्परेचर डाउन हो जाता है, लेकिन उसके बाद अभी भी उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टीम बची हुई है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बची हुई है। तो उस एनर्जी को भी हम रिलीज करते हैं कंडेंसर में। तो वो एनर्जी को रिलीज करने के लिए हमें कुछ कूलिंग फ्लूइड की जरूरत पड़ेगी। अब चूंकि यहाँ पे स्टीम पावर प्लांट को रन करने के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी तो चाहिए, तो हम एज ए कूलेंट भी वाटर को ही यूज करते हैं। इसलिए जो कूलिंग वाटर का सर्किट होता है वो अलग होता है, और जो आपका फीड वाटर का सर्किट होता है वो अलग होता है। तो फीड वाटर जो साइकिल में सर्कुलेट करता है, कूलिंग वाटर जो उसको स्टीम को कंडेंसर में कंडेंसेट करने के लिए या उसको कूल करने के लिए यूज होता है। तो चूंकि मैंने अभी बताया था कि कहीं रिवर और कैनाल के किनारे होगा, तो वहीं से हम वाटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको एक पंप के थ्रू कंडेंसर में लेके जाएंगे। ठीक है, तो कंडेंसर में एक साइड से जो टरबाइन से स्टीम निकल रही है वो एंटर करेगी, और दूसरी साइड से कूलिंग वाटर एंटर करेगा। तो कूलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है वो कम होगा और स्टीम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो स्टीम अपनी एनर्जी इस कूलिंग वाटर को सर्कुलेट कर देगी, और कंडेंस होने के बाद जो फीड वाटर है उसको हम पंप के थ्रू बॉयलर में सर्कुलेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कंडेंसर में कूलिंग वाटर एक तरह से एंटर करेगा, और स्टीम से वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्योंकि उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो वो फिर जाएगा एक कूलिंग टावर्स में। कूलिंग टावर्स में हम उसको क्या करेंगे, कूलिंग टावर्स में उसको एयर के थ्रू कूल कर लेंगे और वापस से कंडेंसर में भेज देंगे। तो ये होता है हमारा कूलिंग वाटर सर्किट। कूलिंग वाटर सर्किट। उसके बाद में आता है कंप्लीट लेआउट ऑफ द स्टीम पावर प्लांट। ये है आपका कंप्लीट पावर प्लांट, जिसमें सारे सर्किट को हमने एक साथ मर्ज कर दिया। ठीक है, साइकिल स्टार्ट करते हैं बॉयलर से। तो बॉयलर में देखो अभी मैंने बताया पहले एटमॉस्फेरिक एयर एंटर करेगी, लेकिन एयर एंटर करेगी पहले प्री हीटर के थ्रू। एयर प्री हीटर के थ्रू एयर एंटर करेगी बॉयलर में, कोल स्टोरेज यार्ड से कोल आएगा, दोनों का कंबशन होगा। कंबशन होने के बाद में दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ऐश और दूसरा फ्लू गैसेस।
तो जो ऐश बनेगी वो नीचे उसमें सेटल हो जाएगी और उसको ऐश स्टोरेज यार्ड में स्टोर कर लेंगे और बाद में उसको फिर डिस्पोज भी कर दिया जाएगा। जो फ्लू गैसेस बचेंगी वो फ्लू गैसेस पहले सुपर हीटर में जाएंगी, स्टीम को सुपर हीट करेंगे, देन इकोनोमाइजर में वाटर को प्रीहीट करेंगी, देन एयर प्रीहीटर में एयर को प्रीहीट करेंगे और उसके बाद में वो एक चिमनी के थ्रू यहाँ पे एटमॉस्फेयर में डिस्पोज कर दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद वाटर सर्किट बॉयलर में फीड वाटर एंटर करेगा इकोनोमाइजर से होते हुए यहाँ पे फीड वाटर एंटर करेगा ऑल, और एयर के कंबशन के बाद जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जाएगा टरबाइन पे, इसका एक्सपेंशन होगा, पावर आउटपुट प्रोड्यूस होगी, जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जनरेटर है, एंड देन उसका फिर ग्रिड के बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन हो जाएगा। और टरबाइन के बाद ये जाएगा कंडेंसर में स्टीम कंडेंस होने के बाद पंप के थ्रू वापस से बॉयलर में भेज दी जाएगी। और कंडेंसर में स्टीम को कंडेंस करने के लिए कूलिंग वाटर का यूज करेंगे, तो कूलिंग वाटर जो है वो पंप के थ्रू इसमें सर्कुलेट करेंगे कंडेंसर में, स्टीम से वो वाटर एनर्जी लेने के बाद में यहाँ पे कूलिंग टावर में जाएगा, कूलिंग टावर में उसका जो टेम्परेचर स्टीम से एनर्जी लेने के बाद इंक्रीज हुआ है उसको डाउन कर लेंगे और उसका टेम्परेचर कूल करने के बाद उसका टेम्परेचर को डाउन करने के बाद वापस से हम कंडेंसर में सर्कुलेट कर देंगे। तो दैट इज अ कंप्लीट लेआउट ऑफ स्टीम पावर प्लांट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं स्टीम पावर प्लांट में। जो मेन कंपोनेंट्स हैं स्टीम पावर प्लांट के वो है बॉयलर, सबसे जो मेन कंपोनेंट है बॉयलर और स्टीम टरबाइन, कंडेंसर है, देन सर्कुलेटिंग वाटर पंप से कई सारे पंप्स यूज होते हैं फीड वाटर के लिए, कूलिंग वाटर के लिए, तो सर्कुलेटिंग वाटर पंप्स हैं, देन सुपर हीटर है, इसमें सुपर हीटर रीहीटर सुपर हीटर ये सब साइकिल हमने पढ़ा। इकोनोमाइजर का फंक्शन अभी हमने देखा। एयर प्री हीटर इसमें अलग से यूज होता है एयर को पहले से प्रीहीट करने के लिए, देन जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, कूलिंग टावर्स जो कूलिंग कंडेंसर में जो स्टीम को कंडेंस कर रही है वाटर उसको कूल करने के लिए, चिमनी ऐश जो फ्लू गैसेस बची हुई हैं फ्लू गैसेस को एट ए पर्टिकुलर हाइट डिस्पोज करने के लिए, देन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, कोल मिल्स होती हैं, कोल को पल्वराइज क्रशर ये सब होते हैं, उसमें ऐश प्रिसिपिटेटर होते हैं ऐश को वहां से रिमूव करने के लिए, और स्टोरेज यार्ड होते हैं, कोल स्टोरेज यार्ड और ऐश स्टोरेज यार्ड। तो ये सारे जो हैं वो मेन कंपोनेंट्स हैं स्टीम पावर प्लांट। ठीक है, अब देखते हैं साइट सिलेक्शन स्टीम पावर प्लांट का कैसे किया जाता है। स्टीम पावर प्लांट का साइट सिलेक्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहली चीज तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी वहां पे होनी चाहिए स्टीम पावर प्लांट को चलाने के लिए भी और कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब इसमें जो मेन रॉ मटेरियल हम जिसको बोल रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे एक तो कोल है फ्यूल और दूसरा वाटर है। तो जहाँ पे कोल की अवेलेबिलिटी इजीली हो जाए और जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी इजी हो जाए वहां पे सबसे अच्छा इसका साइट रहता है स्टीम पावर प्लांट। देन नेचर ऑफ लैंड का नेचर कैसा है वहाँ पे उस पर भी डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ लैंड, अब भाई ऐसा तो नहीं है कि किसी दिल्ली के पॉश एरिया में हम उस पावर प्लांट के लिए अगर वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी भी है और अगर वहाँ पे कोल की अवेलेबिलिटी है और वो बहुत ज्यादा उस लैंड का कॉस्ट है तो वहाँ पे सेटअप कर लेंगे, ऐसा नहीं है। कॉस्ट ऑफ लैंड इज एन ऑल्सो इम्पोर्टेंट पैरामीटर फॉर द साइट सिलेक्शन ऑफ स्टीम पावर प्लांट। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वहाँ पे होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि कोल, देखो कोल कहाँ से आएगा, कोल माइन से आएगा, तो कोल माइन से स्टीम पावर प्लांट तक लेके आने के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी चाहिए। उसके बाद ऐश डिस्पोजल फैसिलिटीज होनी चाहिए, ऐश को कैसे डिस्पोज करना है उसकी फैसिलिटीज होनी चाहिए, वहाँ पे ऐश को डिस्पोज करने के लिए जगह होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर भी होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कि किसी वन में जाके लगा ली जहाँ पे कोई लेबर ही अवेलेबल नहीं है। फिर क्या है, साइज ऑफ प्लांट, इस चीज पे भी डिपेंड करेगा, छोटा लगाना है कि बड़ा लगाना है, तो उस हिसाब से भी साइट सिलेक्शन किया जाएगा। देन लोड सेंटर, भाई लोड सेंटर भी देखना पड़ेगा कि लोड सेंटर का मतलब है कि जहाँ पे हमें जो ऑब्टेन्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको सप्लाई करना है। तो लोड सिलेक्शन मतलब यहाँ पे अगर हाउस होल्ड भी सप्लाई करना है या इंडस्ट्री में वो कुछ है कि नहीं, अगर बहुत दूर होगी तो फिर ट्रांसमिशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की। देन फ्यूचर एक्सटेंशन, अगर हम छोटा पावर प्लांट लगाते हैं तो फ्यूचर एक्सटेंशन उसका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स फॉर द साइट सिलेक्शन ऑफ स्टीम पावर प्लांट। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही।